फ्रेंड जैसा कि आप सभी को पता है जो आपका नेक्स्ट सीटेट का एग्जाम है जो कि 7 जुलाई को होने वाला है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ना। ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है आपको, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। देखिए बात तो आपकी सही दे रखा है, क्योंकि जो हमारा डेवलपमेंट होता है, जो हमारा विकास होता है, ये क्या होता है, हमारे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का ही तो प्रोडक्ट होता है ना। तो आपका यहाँ पर फर्स्ट ही ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं एक बार हम लोग यहाँ पर, सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। यानी जो भी बच्चा सीखता है उसमें सिर्फ और सिर्फ उसके हेरिडिटी का रोल होता है? नहीं, ये आपका क्या होगा, यहाँ पर गलत होगा, क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट भी तो हमारे सीखने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो आपका यहाँ पर होगा नहीं। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। देखिए अगर बच्चे को कोई जन्मजात विकार है ना, तो आप उसको कितना भी अच्छा पौष्टिक आहार दे लीजिए, कितनी भी अच्छी देखभाल कीजिए, उस चीज़ को दूर नहीं कर पाएंगे आप। क्यों? क्योंकि जो हमारा डेवलपमेंट है उसमें हमारे हेरिडिटी का, आनुवंशिकता का भी तो रोल होता है। तो ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर नहीं होगा, है ना। यहाँ पर है, पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए ये बात भी आपने यहाँ पर गलत दे रखी है। केवल क्या होता है, आपका निगेटिव वर्ड होता है। अगर वैसे बात करें तो जो नॉर्म चॉम्स्की है ना, वो क्या कहते हैं, बच्चे के अंदर जन्मजात क्षमता पाई जाती है भाषा को एक्वायर करने की। ठीक है, इसीलिए तो इन्होंने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात की है। ठीक है, एलईडी की बात करते हैं ये, तो इसमें ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण की बात कर रखा है। जो हमारा डेवलपमेंट क्या है, हमारे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का प्रोडक्ट होता है ना, तो ध्यान रखना है। यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्याजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट दे रखा है, विकास गुणात्मक चरणों में होता है। तो देखिए ये बात तो आपके प्याजे कहेंगे, तभी ना उन्होंने 4 स्टेजेस की बात की। और जो भी व्यक्ति स्टेज की बात करेगा वो क्या कहेगा, विकास कैसे होता है, गुणात्मक चरणों में होता है। तो ये बात तो प्याजे कहेंगे, तो ये तो ऑप्शन आपका होगा नहीं, क्योंकि हमें बताना है कौन सा जो है प्याजे के अनुसार नहीं कहा जा सकता, है ना। तो ये ऑप्शन नहीं होगा आपका। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते, ये बात भी आपकी सही है। ये बात भी प्याजे कहते हैं। बच्चे क्या लिटिल साइंटिस्ट है, कौन कहता है, आपके जीन प्याजे कहते हैं। जीन प्याजे क्या कहते हैं, बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, इसीलिए तो इन्होंने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट, नन्हे वैज्ञानिक की संज्ञा दी है। तो ये ऑप्शन भी आपके यहाँ पर नहीं होगा। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, देखिए ये बात जो है आपके प्याजे नहीं कहते हैं, है ना। तो इसलिए आपका यही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें बताना था कि कौन सा जो है प्याजे के सिद्धांत के अनुसार नहीं कहा जा सकता। तो ये किस चीज़ की बात करते हैं, बच्चा क्या करता है, ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, बच्चा सक्रिय रहता है। ठीक है, बट यहाँ पर दे रखा है निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, तो यही बात आपके प्याजे नहीं कहते हैं। तो आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है राइट है। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, तो अभी मैंने आप लोगों को बताया बच्चा क्या करता है, अपने पर्यावरण से चीज़ों को खोजता है, खुद चीज़ों को सीखता है ना। तो ये भी कहते हैं, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। ठीक है, जो प्याजे की 4th स्टेजेस है, कौन कौन सी, SPCF मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया था, सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है, संवेदी गामक अवस्था, इंद्रिय गामक अवस्था, इसके अनेकों नाम आपको हिंदी में देखने को मिलेंगे। इंग्लिश में सिंपल सा वर्ड है सेंसरी मोटर स्टेज। तो इंग्लिश को जो है ज़्यादा ध्यान में रखिएगा, जो इनकी स्टेज है उनको पढ़ते टाइम। ठीक है, जो कि आपकी 0 से 2 साल तक होती है। प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसके बारे में यहाँ पर पूछ रखा है, 2 से 7 साल तक होती है आपकी। और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो कि 7 से 11 साल तक होती है। और फॉर्मल जो प्याजे की लास्ट स्टेज है, या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कह लीजिए, 11 एवं होती है ना। अब यहाँ पर सेकेंड स्टेज की बात कर रखा है ना। इसकी जो सीमा नहीं है उसके बारे में हमें बताना है। अगर बात करें फर्स्ट ऑप्शन की, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, यानी बच्चे का जो ध्यान होता है वो क्या होता है, एक ही जगह पर केंद्रित होता है। तो ये क्या होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज की सीमा होती है ना। तो ये ऑप्शन तो आपका यहाँ पर होगा नहीं। जैसे कि आप बच्चे को जो है एक बड़ा मग दे दीजिए और एक लंबा मग दे दीजिए, दोनों में जो पानी की मात्रा अगर वो सेम है तो बच्चा कहेगा नहीं, जो लंबा वाला मग है इसमें जो है पानी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि जो बच्चे का ध्यान है वो क्या है, एक ही जगह पर केंद्रित है ना। अगर नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो प्रतीकात्मक विचार का विकास, यही जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज की सीमा नहीं है, क्या है, विशेषता है। क्योंकि बच्चा क्या करता है इसमें A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, जो सिंबल्स होते हैं उनका यूज करके चीज़ों को सीखता है। तो ये क्या होती है, सिंबॉलिक थॉट जो होती है वो क्या होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज की विशेषता होती है, न कि सीमा, है ना। तो आपका ये वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अहम केंद्रिता, ठीक है,
ईगो सेंट्रिक, यानी बच्चा सिर्फ और सिर्फ खुद के प्रोस्पेक्टिव को ही देख पाता है ना। तो ये भी क्या होती है, लिमिटेशन होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज की सीमा होती है। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। अनुत्क्रियता, बच्चा चीज़ों को रिवर्स नहीं कर पाता, इन रिवर्सिबिलिटी उसके अंदर होती है। जैसे कि आप जो है बर्फ़ को अगर पानी बना दे तो फिर से बच्चा जो है पानी को बर्फ़ नहीं बना पाएगा, है ना। तो उसके अंदर क्या होती है, इन रिवर्सिबिलिटी होती है। ये भी क्या होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज की लिमिटेशन होती है, सीमा होती है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए आपसे घुमा करके पूछेगा, क्या पूछेगा कि कौन सी प्री ऑपरेशनल स्टेज की सीमा होती है। तो कौन सी होती है, केंद्रीकरण होती है, आपकी अहम केंद्रिता होती है, अनुत्क्रमणिता, इनरिवर्सिबिलिटी होती है ना। तो ये तीनों क्या होती है, आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज की लिमिटेशन होती है, सीमा होती है ना। बट जो सिंबॉलिक थॉट है, ये क्या है, एक ही ऐसी चीज़ है जो कि आपकी क्या होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज की विशेषता होती है। तो ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, डैश के अलावा निम्नलिखित कार्यों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फर्स्ट है, वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। देखिए, जब बच्चा किसी भी खेल को खेलता है तो वहाँ पर उसके जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, है ना। तो ये बात तो आपके यहाँ पर सही दे रखा है, बट हमें क्या बताना है, डैश के अलावा। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा, है ना, क्योंकि हमें निगेटिव ऑप्शन बताना है। यह उनके ज्ञानेंद्रियों को उत्तेजित करता है। देखिए, जब बच्चा किसी भी खेल को खेलता है तो वहाँ पर जो उसकी ज्ञानेंद्रियाँ होती है वो क्या होती है, एक्टिव होती हैं। तो ये भी क्या करेगा, बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, है ना। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। हाँ, ये बात जो है आपके यहाँ पर जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। यही क्या होगा, बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं जो है निभाएगा, है ना। तो यहाँ पर अलावा पूछ रखा था, तो इसलिए आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि कब उन्हें उपयोग किया जाए। ठीक है, जब बच्चा किसी भी खेल को खेलता है तो सिंपल सी बात है, वो वहाँ पर नए कौशल को सीखता है, नई नई चीज़ों को सीखता है ना। तो यहाँ पर आपका फोर्थ भी सही दे रखा था, तो ये भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना। तो देखिए, अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। तो ये तो बच्चे के जो विकास होता है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ठीक है, जब बच्चा किसी भी खेल को खेलता है तो क्या करता है, वहाँ पर उसके जो शारीरिक पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। तो वो उसको क्या बनाते हैं, वहाँ पर निपुण बनाते हैं। में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है ना। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर, क्या आप इसका उत्तर जानते हैं। देखिए, गंभीर रूप से सोचने का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, जहाँ पर बच्चे की जो क्रिटिकल थिंकिंग है ना, वो निकल कर सामने है ना। यानी बच्चा क्या करे, कई दिशाओं में चीज़ों को सोच सके, है ना। एक ही जो क्वेश्चन है उसके मल्टीपल आंसर यहाँ पर बताया वो। तो ये तो आपका ऑप्शन यहाँ पर होगा नहीं, क्योंकि इसमें डायरेक्टली अगर बच्चे को पता होगा उसका उत्तर तो बता देगा, नहीं पता होगा तो नहीं बताएगा। तो इसमें तो उसकी क्रिटिकल थिंकिंग जो है सामने नहीं आएगी। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा। सही जवाब क्या है, इसमें भी बच्चा अगर सही जवाब जानता होगा तो बता देगा, नहीं पता होगा तो नहीं बताएगा। तो ये भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। क्या आप इस तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं, है ना। तो देखिए, ये भी जो है बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा नहीं देगा, है ना। तो ये भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। देखिए, ये बात जो है आपके यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगी अगर बच्चे को एक क्वेश्चन दे करके पूछा जाए कि उसको कई तरीके से कैसे हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग का जो है विकास होगा। प्रत्येक बच्चा क्या होगा, अपना प्रोस्पेक्टिव रखेगा वहाँ पर, है ना। तो आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। देखिए, क्या दे रखा है, करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। देखिए, ये बात जो है जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम है, ठीक है, सबसे ज़्यादा किस पर जोर देती है, इसी चीज़ को। बच्चा क्या हो, एक्टिव होना चाहिए, चीज़ों को खुद करके सीखे, है ना। परियोजना, खोज विधि के द्वारा सीखे, खुद चीज़ों को खोजे। सहयोग, जो उसके मित्र होते हैं, जो साथी समूह होता है, उसमें क्या करे, जो है सहयोग के थ्रू जो है चीज़ों को सीखे, है ना। तो ये तीनों चीज़ें क्या करती है, आपकी सही दे रखी है। ठीक है, प्रगतिशील जो शिक्षा है, जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम है, वो इसी की बात करती है ना। तो आपका यहाँ पर फर्स्ट ही ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगर बाकी के ऑप्शन की बात करते हैं, थीमेटिक इकाई, नियमित इकाई, परीक्षण, रैंकिंग क्या होता है आपका, निगेटिव वर्ड होता है। तो ये ऑप्शन तो आपका यहाँ पर होगा नहीं। छात्रों की लेबलिंग करना, देखिए हमें छात्रों को लेबलिंग नहीं करना है ना। तो ये भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। देखिए, क्षमता, समूह बनाना, रैंकिंग फिर से आपका आ गया, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, देखिए ये सारे के सारे क्या होता है आपके निगेटिव, रैंकिंग करना, लेबलिंग करना छात्रों की, फिर से रैंकिंग। तो हमें ये सारे ऑप्शन आपसे यहाँ से कटेंगे, हमें निगेटिव वर्ड भी साथ साथ में देखते चलना है। तो आपका यहाँ पर फर्स्ट ही ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है, अब देखिए
नेक्स्ट है प्रोग्रेसिव क्लासरूम, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में लिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है? स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। देखिए ये बात आपकी प्रोग्रेसिव क्लासरूम नहीं कहती है ना, तो ये ऑप्शन आपके यहाँ पर नहीं होगा। स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभव से सीख सकते हैं। देखिए ये बात तो आपके यहाँ पर बिल्कुल ही गलत हो जाएगी, क्योंकि जो स्कूल होता है वो क्या करता है, हमें औपचारिक शिक्षा प्रोवाइड करता है, जो रूल रेगुलेशन हो गए, ठीक है, ये सारी चीज़ें बच्चा कहाँ से सीखता है, स्कूल से ही तो सीखता है। अनौपचारिक शिक्षा तो उसको अपने फैमिली से भी मिल जाती है, समाज से भी मिल जाती है, बट जो औपचारिक शिक्षा है वो कहाँ से मिलती है, जो फॉर्मल एजुकेशन है कहाँ से मिलती है, उसको स्कूल के थ्रू ही मिलती है ना। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा। नेक्स्ट दे रखा है स्कूल में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करती है। हाँ ये बात जो है आपके यहाँ पर सही दे रखी है, बिल्कुल सही दे रखी है। जो स्कूल में शिक्षा होती है वो क्या करती है, सामाजिक, ठीक है, क्योंकि बच्चा अलग अलग समाज से आया होता है, तो वहाँ पर उसका जो है सोशल जो डेवलपमेंट होता है, सामाजिक विकास होता है, साथ ही साथ जो प्राकृतिक जो दुनिया होती है उसके बारे में भी जो है बच्चा चीज़ों को जान पाता है। तो ये आपका यहाँ पर बिल्कुल सही दे रखा है। जीवन सच्चा शिक्षक है, नहीं ये बात भी आपकी प्रोग्रेसिव क्लासरूम से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है कोहल वर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? फर्स्ट दे रखा है उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया। देखिए बात आपकी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है। जो कोहल वर्ग की थ्योरी थी मोरल डेवलपमेंट की, वो किसकी थ्योरी से प्रेरित थी? जीन पियाजे की जो मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी थी। जीन पियाजे ने भी जो है नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, बाद में जो इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर कार्य किया। और जो जीन पियाजे की थ्योरी थी उसी से किसकी थ्योरी प्रेरित थी? कोहल वर्ग की थ्योरी। जो कोहल वर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया उसी थ्योरी से जो है ये इंस्पायर्ड होकर ये थ्योरी उन्होंने अपनी दी थी। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन जो है आपके यहाँ पर गलत दे रखे हैं ना। नेक्स्ट स्टेप आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, निकटवर्तीय विकास का क्षेत्र संदर्भित है। तो देखिए जो निकटवर्तीय विकास का क्षेत्र है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये किसने दिया है? लीव वाइगोस्की ने, है ना। अब देखते हैं क्या है, उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है, ये आपका जो है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट नहीं होता है। उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है, नहीं ये भी आपका जो है जेडपीडी नहीं होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट नहीं होता है। एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं ही कर सकते हैं, ये क्या होता है आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। निकटवर्तीय विकास का क्षेत्र जिसको कि किसने दिया? लीव वाइगोस्की ने। तो आपका यहाँ पर थर्ड ही ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, है ना। उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है, नहीं ये बात जो है आपके यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है एक उभयलिंगी व्यक्ति स्त्री लक्षण वाले पुरुष को संदर्भित करता है में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। तो यही क्या होता है? आपके उभयलिंगी व्यक्ति होता है। बाकी सारे ऑप्शन आपके यहाँ पर गलत दे रखे हैं, है ना। नेक्स्ट है आपके यहाँ पर दे रखा है बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं, है ना। तो देखिए जो बच्चा होता है वो मीडिया के थ्रू भी लिंग भूमिकाएं ग्रहण करता है, समाज के थ्रू भी ग्रहण करता है और संस्कृति के थ्रू भी ग्रहण करता है। बस ट्यूशन के थ्रू जो है यहाँ पर वो लिंग भूमिकाएं नहीं ग्रहण करता है। तो आपका ये ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा था बच्चे डैश को छोड़कर, तो किसको छोड़कर? ट्यूशन को छोड़कर जो है सभी के द्वारा जो लिंग भूमिका है वो ग्रहण करते हो। क्योंकि मीडिया में भी आप लोगों ने देखा होगा कि हमेशा दिखाया था कि जो औरतें होती हैं, जो फीमेल लोग होती हैं, वो घर के खाने बनाते हुए दिखेंगी आपको, और जो मेल होते हैं वो क्या करेंगे वहाँ पर जो है ऑफिस के काम करेंगे। तो मीडिया भी कहीं ना कहीं जेंडर स्टीरियोटाइप को बढ़ावा ही देती है ना। समाज में तो आप लोगों ने देखा है, ये संस्कृति में भी आपकी यही चीज़ें होती हैं, है ना। बट ट्यूशन में जो है आपके यहाँ पर इसी को छोड़कर जो है बच्चे जो लिंग की भूमिका है वो सबके द्वारा, इन तीनों के द्वारा जो है आपकी ग्रहण करते हैं। तो आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है देखिए क्या दे रखा है, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचना में से एक है कि वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसीलिए पक्षपाती हैं, है ना। यही क्या है आपकी बात बिल्कुल सही। जो मानकीकृत परीक्षण होते हैं उनकी आलोचना क्या है? वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति प्रतिनिधित्व करते हैं और इसीलिए क्या होते हैं? ये पक्षपाती होते हैं, है ना। तो आपका यहाँ पर फर्स्ट ही ऑप्शन करेक्ट है। उनकी भाषा को समझना मुश्किल है, नहीं ये बात आपके यहाँ पर गलत है। परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते। देखिए जो मानकीकृत परीक्षण होता है, ये जो परीक्षण बड़ी आबादी पर भी लागू किया जा सकता है ना, तो ये भी बात आपके यहाँ पर गलत है। वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देता है ना। ये किस लिए इसकी जो है आलोचना हुई है? क्योंकि ये मुख्य धारा का ही प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है, इसलिए क्या होता है? ये पक्षपाती होता है। तो इसलिए आपका यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका यहाँ पर एकाधिक बुद्धिमानी
का सिद्धांत कहता है। देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि एकाधिक बहुबुद्धिमानी का सिद्धांत दिया किसने है ना। तो एक ही क्वेश्चन को जो है कई तरीके से घुमा फिरा करके आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप ध्यान में रखिएगा एकाधिक यानी बहु, ठीक है। कभी कभी आपको बहुबुद्धि का भी सिद्धांत देगा कि बहुबुद्धि का जो है सिद्धांत किसने दिया है, तो हार्वर्ड गार्डनर। ध्यान में रखिएगा, एक से अधिक बुद्धि, बहुबुद्धि, ठीक है, मल्टीपल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, तो वहाँ पर किसका नाम आएगा, हार्वर्ड गार्डनर का, है ना। क्या दे रखा है, बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है, नहीं ये नहीं कहते हैं, ये क्या कहते हैं, बुद्धि कई प्रकार की होती है ना। बुद्धि के कई कई जो है आयाम होते हैं, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। हाँ, एकाधिक यानी इसके नाम से ही समझ में आ रहा है एक से अधिक, तो ये किसने दिया, आपके हार्वर्ड गार्डनर ने। अगर एनसीईआरटी की बात करें तो उसमें 8 टाइप जो है बुद्धि के बताए गए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा कि बुद्धि का होती है कई प्रकार की होती है, यही क्या आपके एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत जिसको हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है, देखिए ये गलत हो जाएगा। प्रभावी अध्यापन के लिए बुद्धि बढ़ाई जा सकती है, देखिए ये भी बात आपकी यहाँ पर गलत होगी। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर क्या दे रखा है, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने की मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकता है बच्चों की प्रगति और उपलब्धि का स्तर जानने में, है ना। नेक्स्ट आपका दे रखा है बच्चे की सीखने की ज़रूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में। उसके बाद में दे रखा है आवधिक अंतरालों पर बच्चों के प्रदर्शन का आकलन करने और उनके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में, बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने का के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में, है ना। आपको इसमें जो है राइट आंसर आपका बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। जो आपका सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के लिए जो मूल्यांकन होता है ना, उसका उपयोग क्यों करते हैं, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने के लिए, है ना। तो आपका यहाँ पर फर्स्ट ही ऑप्शन जो है करेक्ट दे रखा था, ये बाकी के ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपके यहाँ पर गलत होंगे। यहाँ पर फर्स्ट ही ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। क्या दे रखा है, इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है ना। जो सत्य नहीं है, जो संबंधित नहीं है, हमें उसके बारे में बताना है ना। तो ये तो बात आपकी फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट से संबंधित है, तो ये तो आपका यहाँ पर होगा नहीं। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, ये भी बात आपकी सही है ना, तो ये भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है, देखिए ये भी बात जो है आपके यहाँ पर जी सही है। जो सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है, ये क्या होता है, बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित होता है। अभी हम लोगों ने जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें देखा, तो ये भी बात आपकी यहाँ पर नहीं होगी। यह बच्चों को धीमा, खराब या बुद्धिमान रूप से चिन्हित करने में उपयोगी है, देखिए यही बात क्या है, सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। तो आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो गलत था हमें उसके बारे में बताना था, है ना। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट था। तो ये थे आपके आज के 15 क्वेश्चन कैसे लगे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये आपका शायद 2018 का पेपर था, और कौन सा था, पेपर 1, है ना। पेपर 1 आपका था यहाँ पर। तो आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अब कल मैं आप लोगों को पेपर 2 के क्वेश्चन कराऊंगी, है ना। अभी तो मैं मिक्स्ड क्वेश्चन करा रही थी, बट 1-2 सेशन ऐसे जिसमें कि मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ पेपर 1 के क्वेश्चन करा रही हूँ और पेपर 2, ठीक है। ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलता नहीं है ना। सिर्फ और सिर्फ जो थोड़ा बहुत लैंग्वेज होती है उसमें थोड़ा बहुत चेंज आपको देखने को मिलेगा। सेम एज इट इज़ क्वेश्चन आते हैं, सिलेबस भी सेम ही है आपका पेपर 1 और CDP पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का ही, है ना। तो कल मैं आप लोगों को 2018 पेपर 2 का भी क्वेश्चन पर करा दूंगी। इसके अलावा 2024 का भी मैं आप लोगों को कराऊंगी। 19, 20, 21, 4-5 साल का आप लगा लीजिए इधर जो हुए क्वेश्चन। उसके पहले के देखिए बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, वो आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी जो क्वेश्चन उसमें से इंपॉर्टेंट है मैं आप लोगों को यहाँ पर कवर करा ही रही हूँ, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब, और उसके PDF मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगी, और जिसके कि नीचे मैंने आपके आंसर भी ऐड किए हुए हैं, है ना। मैंने आप लोगों के यहाँ पर आंसर भी ऐड कर दिए, तो आप लोग जो है उन सारे क्वेश्चनों को देख लीजिएगा, और उसके बाद में अपने आंसर भी वहाँ पर टिक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि कितने आपके क्वेश्चन वहाँ पर सही हुए। मैं पूरा आपको PDF 30 क्वेश्चन की जो ये PDF है पूरा आप लोगों को वहाँ पर सेंड कर दूंगी। इसमें पेपर 1 के आपको मिल जाएंगे, कल मैं आप लोगों को पेपर 2 का कराऊंगी तो वो भी सेंड कर दूंगी। इसके जो क्वेश्चन बचे हुए हैं भी ये मैं आप लोगों को किसी नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगी, या फिर किसी क्वेश्चन जो PDF होती है उसमें ऐड करके करा दूंगी, है ना। तो वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसकी PDF आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।